जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही खड़ा करने शुरू कर दिए। चार उन्होंने ऐसे खड़ा किए हैं जिनकी रवायत पाकिस्तान में थी ही नहीं। वो चार खड़ा किए हैं और क्या यहीं पे रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की लाइव कवरेज के दौरान एक रिमार्क्स दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने आइन का हल्फ लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स का हल्फ नहीं लिया। इसको अगर हम रीड करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब अनकरीब इलेक्शन टाइम पे करवा देंगे, और अगर वो टाइम का ऐलान कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन कहां खड़ा होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज हम आपके सामने ये इंकशाफ भी करेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस बना था, सदर साहब ने भिजवाया था, वो किसने बनवाया था? क्या उसमें जनरल फैज अमीन शामिल थे, उसमें जनरल बाजवा साहब शामिल थे, या फिर काजी फायज ईसा साहब के अपने कुलीग्स शामिल थे? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक मीडिया टाइकून, एक मीडिया मालिक के दफ्तर से 9 अरब रुपए निकले, क्या ये खबर वाकई दुरुस्त है? और वो साहब करते क्या थे इतने पैसों का, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल काजी जस्टिस फायज ईसा साहब की हलफ बर्दारी थी और ऐवान सदर में जब यह तकरीब हुई तो काजी साहब ने सबसे पहले खड़े होकर अपनी बेगम साहबा को बुलाया। और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी साहब ने, किसी शख्सियत ने हल्फ उठाते हुए अपनी बेगम को साथ खड़ा किया है। ये एक नई रवायत है और इस रवायत को मेरा ख्याल है कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि ख़वातीन को एम्पावर पाकिस्तान में इस हद तक किया जा सके। दूसरा, काजी फायज ईसा साहब अपनी बेगम को वहाँ खड़ा करके सदर साहब को एक मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि सदर साहब ने न सिर्फ काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करवाया था, बल्कि जब इनकी बेगम मुख्तलिफ अदालतों में जा रही थी तो एक कॉमन दोस्त ने सदर साहब से दरख्वास्त की थी कि इतना मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इतना मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, और उनकी घर की खातून जो है वो कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, कभी एक सड़क पे, किसी दूसरी सड़क पे ख्वार हो रही हैं, तो इसको कम करें। इससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी और मोअज़्ज़ज़ ख़ानदानों की भी। तो उस पर सदर साहब ने ये कहा था कि देखें, कानून तो कानून है, सबके लिए कानून बराबर होता है। अगर किसी और की औरत, घर की औरत सड़क के ऊपर ख्वार हो सकती है तो काजी फायज ईसा की बेगम क्यों नहीं हो सकती? तो काजी फायज ईसा साहब तक शायद ये मैसेज पहुंच गया होगा, इसलिए कल उन्होंने अपनी बेगम को उठाया और अपने साथ खड़ा करके सदर साहब को ये पैगाम दिया कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और आपकी ख्वाहिशों से कुदरत अपने फैसले नहीं बदलती। आज मैं भी वही हूँ और आज मेरी बेगम भी वही है, और आज हम सब आपके सामने खड़े होकर हल्फ उठा रहे हैं और आप पाबंद हैं कि आप मुझसे हल्फ लेंगे। तो एक खामोश मैसेज जो था वो काजी फायज ईसा साहब और उनकी फैमिली की तरफ से सदर साहब को गया, और साथ पीटीआई के उन तमाम लोगों को गया जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और इसमें इनके साथी भी शामिल है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाने में मेन किरदार अदा किया था। इसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मुझे आइंदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ना कहा जाए, मुझे सिर्फ सिंपल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहा जाए। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई चीफ जस्टिस बनने लगता है तो वो 2-4 महीने पहले ही लोगों को बताना शुरू कर देता है कि आइंदा से आपने मुझे सिर्फ जस्टिस नहीं कहना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहना है। तो ये काजी फायज ईसा साहब का ये जो दूसरा कदम है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और बाकायदा एक खड़ाक है, क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे वो मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस रवायत को, और वो भी अपने आप को चीफ जस्टिस कहलाने के बजाय सिर्फ जस्टिस कहलाना पसंद करेंगे। और अगर नहीं कहलाएंगे तो लोग इनको याद रखेंगे कि एक काजी फायज ईसा साहब भी अदलिया में आए थे। इसके साथ साथ इन्होंने फुल कोर्ट का ऐलान कर दिया कल ही, और आज ज़ाहिर सारा दिन फुल कोर्ट होता रहा। 15 जजेस बैठे और बड़े तवील अरसे बाद ये फुल कोर्ट हुई, क्योंकि अगर आप माजी के 3 चीफ जस्टिस हज़रात को देख लें तो वो फुल कोर्ट बुलाने से परहेज करते थे, बल्कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तो अपने दफ्तर के अंदर भी कभी 15 जजेस को इकट्ठा नहीं किया, और एक जो फुल कोर्ट कमेटी होती है उसमें भी कोई इशू नहीं जाने दिया। तो एक तवील अरसे बाद फुल कोर्ट बना और पूरी दुनिया ने फिर उस फुल कोर्ट को बैठे हुए देखा। और इसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब ने अदलिया की तारीख में पहली मरतबा
फुल कोर्ट इजलास के लिए लाइव कवरेज का बंदोबस्त करवाया। पीटीवी से कहा गया कि फौरी तौर पर बंदोबस्त करें। पीटीवी दौड़ा, दौड़ने के बाद उन्होंने यहाँ पे कैमरे लगाए। कैमरे लगाने के बाद पूरी दुनिया के लिए ये फोरम ओपन कर दिया। तो पहली मर्तबा पूरी पाकिस्तानी कौम ने और इसके साथ साथ पूरी दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस को जिरा करते हुए और वकील के साथ क्रॉस क्वेश्चंस करते हुए देखा। तो ये भी एक बड़ी शानदार रवायत है। लेकिन ये रवायत ये चीज़ भी बताती है कि ये एक एक्सट्रीम मैयर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। अब अगर इसके बाद कुछ चीफ जस्टिस आएंगे और वो चीफ जस्टिस साहब अपने आप को सिंसियर साबित करना चाहेंगे, वो ये साबित करना चाहेंगे कि मैं वाकई लॉ अबाइडिंग चीफ हूँ, मैं लॉ अबाइडिंग जज हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सके, तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि लाइव कवरेज तो हो चुकी है। इसके बाद मेरा ख्याल अगला स्टेप यही बचेगा कि किसी चीफ जस्टिस को अपनी रिट स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी सिंसेरिटी स्टैब्लिश करने के लिए चौक के अंदर अदालत लगानी पड़ेगी। तो ये एक साइन भी है जो ज़ाहिर है थोड़ा सा नेगेटिव है, जो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहायत अदब के साथ रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की समाअत चल रही थी, तो उस दौरान एक बार काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैंने जो हल्फ उठाया है वो हल्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट से नहीं है कि मैं सिर्फ उनका ख्याल रखूंगा, उनका एहतराम करूंगा, बल्कि मैंने जो हल्फ लिया है वो कानून और आइन की पाबंदी का है कि मैं इसकी पासदारी करूंगा। लिहाजा मैं सिर्फ आइन को जानता हूं, कानून को जानता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स है उनका ख्याल रखना या उनकी पाबंदी करना मेरे ऊपर लाजम नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उनको देखूंगा तो फिर मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करूंगा। ये अगर लाइन इसको ज़रा अगर हम गौर से सुने और फिर थोड़ा सा इसका तजिया करें तो मुझे यूँ महसूस होता है कि काजी फायज ईसा साहब ने आज पहले दिन ही साबित कर दिया, कह दिया कि मैं सिर्फ आइन की पाबंदी करूँगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आइन तो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंपता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है वो भी नहीं चाहती कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो। तो लेकिन काजी फायज ईसा साहब के ये जो रिमार्क्स है ये साबित करते हैं कि जब ये केस काजी फायज ईसा साहब के सामने आएगा तो काजी साहब ने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर देना है, क्योंकि वो आज डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैंने सिर्फ आइन और कानून की पाबंदी का हलफ लिया है। तो ज़ाहिर है ये अपने हलफ को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि फौरी तौर पे तैयारी कर ले। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन अब 90 दिनों के अंदर हो जाएंगे। काजी फायज ईसा साहब 90 दिनों का बैरियर से आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ आज वो मौका आ गया है कि मैं आपको तफसील से बता सकता हूं कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो किसने दायर किया था। इनके बारे में अमूमन ये तासुर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये रेफरेंस दायर करवाया था, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने जो फैज़ाबाद का धरना था उसके खिलाफ एक डिसीजन दिया था और साथ साथ जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी एतराज़ किया जाता है कि वो इस सारी साजिश का हिस्सा थे। लेकिन मैं आज आपको बड़ी दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में जब ये सारा कज़िया चल रहा था और इशू चल रहा था, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया था, मैंने उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2019 की, याद रखिएगा। तो मैं ये 2019 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा था कि क्या ये रेफरेंस आपने करवाया, तो जनरल बाजवा साहब ने हल्फ उठाया था। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, तो जनरल बाजवा साहब ने हल्फ उठा के कहा था कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 0% है, ना हम इस रेफरेंस के हक में थे, ना हमने इसको इनिशिएट किया था। अलबत्ता उन्होंने ये बताया था कि ये जो रेफरेंस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने मिलकर तैयार करवाया और उन्होंने फ़रोग नसीम साहब को बुला के कहा था कि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे ये रेफरेंस दायर हो और इसमें गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद फ़रोग नसीम साहब प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हम ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पे करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने, ये जनरल बाजवा साहब ने उस दौर में मुझे कहा था कि मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि इमरान खान साहब भी एंगेज थे इसके, और मैंने चंद दिन पहले कुछ और लोगों से जो इस सारे मामले के में अंदर शरीक थे उनसे भी पूछा था, तो उन सब का भी ये कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो। तो जब फ़रोग नसीम साहब ने उनके सामने ये इशू रखा था तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि रहने दो, इस किस्म के चैप्टर ना खोलो। लेकिन फ़रोग नसीम साहब का ये कहना था कि 4 जजेस हैं, जिसमें शेख अजमत सईद साहब भी शामिल हैं, जिसके अंदर उमर अताब बंदियाल साहब भी शामिल हैं, और फिर इसके साथ साथ 2 और जजेस भी शामिल हैं जिनका नाम सरदस में आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन 4 जजेस इसमें शामिल थे। फ़रोग नसीम साहब से पूछा जा सकता है कि इन 4 जजेस ने फर्दन इनको बुला के क्या कहा था।
बहरहाल फ़रोग़ नसीम साहब का ये इमरान खान साहब से कहना था कि हमारे पास अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, हमें ये बहरहाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगी और फिर हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। बहरहाल फ़रोग़ नसीम साहब की ख्वाहिश पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी इजाज़त दे दी और उसके बाद सदर साहब के पास ये रेफरेंस तैयार करके भिजवा दिया गया था। हाल बता उस वक्त जनरल बाजवा साहब ये कहते थे, और उसके बाद भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उनकी रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने ये तस्लीम किया था कि हमसे एक गलती ज़रूर हुई थी। वो गलती ये थी कि हमें ये रेफरेंस रुकवाना चाहिए था, लेकिन हमने रुकवाया नहीं था, हमने इसे गवर्नमेंट पर छोड़ दिया था कि ये गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट जाने और उनका काम जाने। लेकिन हमें बहरहाल इन सारी इशूज़ को समझ के उस वक्त इसे रुकवाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं रुकवाया। और उसके बाद जो एक्टिविटी जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ होती रही, जिस तरह उन्हें अदालतों में ख्वार किया जाता रहा, जिस तरह उनकी बेगम साहबा को बार बार FPR के अंदर बुलाया गया, फिर उन्हें कोर्ट्स के अंदर बुलाया गया, और वहाँ पे एक वक्त ऐसा भी आया कि वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था, बड़ा मशहूर वाक़या वो। तो उस वक्त भी मेरा ख़्याल है हुकूमत के कुछ लोग ऐसे थे जो इसको एंजॉय कर रहे थे सारी सूरत हाल को, और वो कह रहे थे देखा जब जज अदालत में आता है और जब जज से पूछा जाता है तो क्या होता है। तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की फैमिली को टीज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वो लोग ये मानते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के कहने पे ये काम किया था, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये इशू उस वक्त मेरे नोटिस में आया था, और आज क्योंकि टाइम है तो मैंने सोचा कि इस वक्त में कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी जाएं। और दोबारा मैं कहूँगा कि जनरल बाजवा साहब ने इस पर हल्फ दिया था उस वक्त, और मैंने फैज़ हमीद साहब से मैं उन दिनों नहीं पूछ सका ये, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त मेरी रसाई में नहीं थे वो, और अगर होते तो डेफिनेटली मैं उनसे भी ये पूछ लेता कि क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक आर्मी चीफ ना चाहे, DGISI इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले सकता। और अब हम आते हैं आखिरी इशू पे कि एक मीडिया मालिक हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनका नाम इफ्तिखार आदल है और असास अखबार के मालिक हैं ये। 2 दिन पहले इनका एक दफ्तर है रावलपिंडी में मरी रोड के ऊपर, उसके ऊपर FIA ने छापा मारा, और FIA के साथ साथ उसके अंदर खुफिया अदारे के लोग भी शामिल थे। और जब ये उसके बेसमेंट में गए उस दफ्तर के, तो बेसमेंट में दीवारों के अंदर सेफ्स थे, और जब दीवारें तोड़ के सेफ्स तक पहुँचे तो उसमें से बहुत बड़ी मिकदार में नोट्स निकले, करेंसी नोट्स निकले। और ये ख़बर जब थोड़ी सी लीक होनी शुरू हुई तो शुरू में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके अंदर 7 अरब रुपए निकले। फिर रात तक वो ख़बर 9 अरब रुपए तक पहुंच गई, और फिर उनके बारे में कहा जाने लगा कि 9 अरब रुपए इनके दफ्तर से निकले हैं, और साथ साथ फॉरेन करेंसी भी निकली है। तो बहरहाल ये ख़बर इस हद तक दुरुस्त है कि इफ्तिखार आदल साहब असास अखबार के मालिक भी हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि अल हरम के नाम से वो एक हाउसिंग सोसाइटी भी चला रहे हैं। और तीसरी बात ये भी दुरुस्त है कि उनके दफ्तर से वाकई लॉकर्स निकले थे और लॉकर्स के अंदर रकम भी थी। लेकिन जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये 7 अरब या 9 अरब रुपए नहीं थे, ये 40 करोड़ रुपए थे। और जब उनसे पूछा गया कि 40 करोड़ रुपए आपने कहाँ से लिए और ये किधर से आए, तो जो इफ्तिखार आदल साहब है उनका ये दावा है कि मेरे पास इसकी मनी ट्रेल है, मैं क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी चला रहा हूँ और इस हाउसिंग सोसाइटी में हमें कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात जो हमारे ख़रीदार हैं वो हमें कैश में पेमेंट कर देते हैं और फिर हमें अपने लॉकर्स में रखना पड़ता है। लेकिन हमारे पास बाकायदा इसकी मनी ट्रेल मौजूद है, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं साबित करूँगा कि ये पैसे हमारे अपने हैं, और इसमें से कुछ पैसे हमने बैंकों से निकाले हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं ये सब कुछ अदालत के अंदर पेश करूँगा या FIA के सामने पेश करूँगा। तो फिर मैंने DG FIA से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है, वाकई इफ्तिखार आदल साहब का ये दावा है कि मेरे पास इसकी मनी ट्रेल है। हमने उन्हें आज दावत दी है और वो अपने खाते और अपने अकाउंट्स लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वाकई ये पैसे लीगल हैं तो फिर ये पैसे उनको वापस दे दिए जाएंगे, और अगर वो इस्टेब्लिश ना कर सके तो फिर ये हक़ सरकार में ज़ब्त हो जाएंगे। तो अब इफ्तिखार आदल साहब ने साबित करना है कि ये वाकई ही पैसे जो हैं ये इनके अपने हैं, बैंकों से लिए गए हैं, या फिर जो प्लाट्स के इनके ख़रीदार हैं उन्होंने अदा किए हैं, या फिर इन्होंने खुद अपने पास पैसे रखे हुए। ये बहरहाल आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इफ्तिखार आदल साहब वाकई ही उनके दफ्तर से ये रकम निकली थी, लेकिन ये रकम दोबारा कह रहा हूँ 7 अरब भी नहीं थी, 9 अरब भी नहीं थी, ये सिर्फ 40 करोड़ रुपए थी।